गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कल हम विकास देखे थे, विकास और वृद्धि। विकास और वृद्धि में डिफरेंसेस देखे थे, विकास की क्या क्या विशेषताएं हैं, आयाम है, ये सारी चीजें हम कल देखे थे। आज हम पढ़ेंगे विकास की कितने कौन कौन से स्टेजेस है विकास बालक में अगर हो रहा है तो अवस्थाएं क्या है विकास की अवस्थाएं हैं। विकास की अवस्थाएं, कितनी अवस्था होती है विकास की? इसमें बहुत सारी अवस्था है। कुछ का मानना है शैशवावस्था, गर्भधान है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। लेकिन अगर हम शैशवावस्था देखते हैं, सबसे पहले एक एक करके देखते जाएंगे हम। पहला है शैशवावस्था, सॉरी गर्भधान। गर्भधान से स्टार्ट करते हैं क्योंकि विकास की अवस्था है जो वो बच्चा गर्भ में है, गर्भ से लेकर पूरे मृत्यु तक की होती है। तो सबसे पहले हम गर्भ 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 गर्भावस्था होती है, हम बोलते हैं इसको 9 माह। 9 माह होता है। इसके बाद किसी बच्चे का जन्म होता है, उसके बाद उसकी बाल्यावस्था, बाल्यावस्था में विकास की क्रम बढ़ेगा, उसको हम एक एक करके देखते जाते हैं। गर्भावस्था होगी 9 महीने की, इसको हम बोलेंगे 228 दिन, ये भी बोलते हैं हम। तो यहाँ पर गर्भावस्था जिसमें वो गर्भ में ही उसका विकास होगा, बालक का विकास होगा, तो ये इससे भी अलग अलग 3 भागों में इसको भी विभाजित किया गया है। डिंबावस्था, पिंडावस्था और भ्रूणावस्था। डिंबावस्था है, दूसरा पिंडावस्था है, थर्ड है भ्रूणावस्था। सबसे पहला स्टेप हम देख रहे हैं विकास की अवस्था में गर्भावस्था, जिसको हम 9 माह बोलते हैं। इसमें पहला है डिंबावस्था, पिंडावस्था, भ्रूणावस्था। डिंबा डिंबावस्था होती है 0 से लेकर 2 सप्ताह तक होती है, स्टार्टिंग से लेकर 2 सप्ताह। 2 सप्ताह जिसमें जो डिम्ब है या जो ये अंडे के रूप में होगा, वह माता के गर्भ में इधर उधर लगते रहेगा और यह माता के माता के द्वारा कनेक्टेड रहेगा और उसी से उसको भोजन है, आहार है, पोषण उसको अपने मदद से मिलते रहेगा। 2 सप्ताह की अवस्था को हम बोलेंगे डिंबावस्था, 2 सप्ताह तक रहेगा ये डिंबावस्था। उसके बाद 2 सप्ताह से जैसे कि 3 सप्ताह आएगा और 2 महीने के अंत तक तीसरा सप्ताह सप्ताह और शेष 2 माह के अंत। 3 सप्ताह से 2 माह के अंत तक की अवस्था होगी हमारी पिंडावस्था। पिंडावस्था के दौरान जो यहाँ पर पिंडावस्था है, पिंडावस्था में वो अंड के रूप में रहता है, अंडे के समान रहेगा। लेकिन जैसे ही वो पिंडावस्था में आएगा, उससे मानव शरीर की जो संरचनाएं हैं वो विकसित होने लगेगी। धीरे धीरे उसका फेफड़ा विकसित होने लगेगा, पिंडावस्था में उसमें हेयर्स विकसित होने लगेंगे, उसमें यकृत विकसित होने लगेगा। मतलब उसके धीरे धीरे सभी अंगों का निर्माण विकसित होने लगेगा। जिस प्रकार एक मानव का शरीर, इस मानव का संरचना हमको दिखाई देती है, वो पिंडावस्था में विकसित होना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर आता है हमारा भ्रूणावस्था। ये होगा, ये 2 माह के अंत तक हुआ, तो ये 3 माह से 9 माह। भ्रूणावस्था में और नए अंगों का विकास तो नहीं होता, किंतु और नए अंग, जैसे कि यहाँ से कुछ अंगों का विकास होना स्टार्ट हो गया था, किसमें? पिंडावस्था से। भ्रूणावस्था में और नए अंगों का विकास नहीं होता, बल्कि पिंडावस्था में बने हुए अंगों का ही विकास और तेजी से होता है उसमें, और उसके आकार में परिवर्तन आने लगेगा। छोटे छोटे बने हुए यकृत है, फेफड़ा है, छोटे रूपों में है, वह बड़े होने स्टार्ट होंगे भ्रूणा अवस्था में। 3 माह से यह क्रिया होगी, 3 माह से 9 माह तक ये क्रिया चलेगी और उसके शरीर में संरचना, उसके शारीरिक संरचना का आकार धीरे धीरे करके
बढ़ता जाएगा। तो ये संपूर्ण क्रियाएं गर्भावस्था के अंतर्गत ही होगी। यहाँ पर होगा अंडा जो है वो गर्भनाल के द्वारा मदर से कनेक्टेड रहेगा और उसको वहीं से उसको सारी इम्प्रूव मतलब अपने बढ़ने के लिए, विकास के लिए वह अपने कनेक्टेड है, वहां से उसको मिलेगा। पिंडावस्था में रहेगा 3 सप्ताह से 2 माह तक, 2 माह के अंत तक, मतलब कंप्लीट 2 माह तक रहेगा। भ्रूणावस्था में 3 माह से स्टार्टिंग से लेकर 9 माह तक की क्रिया होगी, इसमें नए अंग का निर्माण नहीं होगा। पिंडावस्था में बने हुए अंगों का ही विकास भ्रूणावस्था में होगा। यह वो हमारा फर्स्ट है। सेकंड होता है शैशवावस्था। यह रहेगा 0 से 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष अवस्था हमारी रहेगी शैशवावस्था। शैशवावस्था के दौरान जो बच्चा है वो पूर्ण रूप से दूसरे पर निर्भर रहता है। वह अपने से कुछ कार्य कर नहीं पाएगा, अपने से कुछ भी। जब छोटे बच्चे को हम जब देखते हैं शैशवावस्था, वही कहलाएगी शैशवावस्था, 1 से 2 वर्ष की अवस्था। इसमें फिर थर्ड रहेगा हमारा पूर्व, हम पूर्व बाल्यावस्था। फिर है उत्तर बाल्यावस्था। दो से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था। छठवा रहेगा प्रौढ़ावस्था। ये 6 से 12 वर्ष की अवस्था रहेगी हमारे उत्तर बाल्यावस्था। किशोरावस्था रहेगा हमारा 12 से 18 वर्ष। हम इसको हम एक एक करके देख सकते हैं। शैशवावस्था में होगा 0 से 2 वर्ष तक की आयु हमारा रहेगा बालक का शैशवावस्था। इसमें बालक अब पूर्णतः रूप से दूसरे पर निर्भर रहेगा, दूसरे ऊपर आश्रित रहेगा, वह अपना कार्य स्वयं रूप से कर नहीं पाएगा। जब हम न्यू बॉर्न बेबी को देखते हैं, नया बच्चा जो जब जन्म लिए हुआ रहता है तो वो किसी प्रकार का एक्टिव नहीं रहता। हाथ अब सबसे पहले वो सिर हिलाएगा, इधर उधर देखेगा, धीरे हाथ पैर हिलाना स्टार्ट करता है। 2 वर्ष तक इस शैशवावस्था में शारीरिक वृद्धि हमको देखने को अति तीव्र रहेगी। बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था में भी बालक शारीरिक वृद्धि हमको अधिक देखने को मिलेगी। इसमें शारीरिक वृद्धि बहुत तेज गति से होती है। शैशवावस्था में वो संवेदी कुछ चीजों को सुनना बोलना स्टार्ट करेगा। अब हम आते हैं पूर्व बाल्यावस्था। इस अवस्था में बालक रहेगा 2 से 6 वर्ष की अवस्था को हम बोलेंगे पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु भी कहा जाएगा। खिलौने की आयु, जब बच्चा 2 से 6 वर्ष के अंतर्गत होता है तो वह बहुत चीजों का नकल करता है। जो आप बोलोगे वो भी वही बोलता है। जैसे आप किसी वर्ड को बोलकर हंसोगे, घर में दादा है, नाना है या फिर माता पिता को वो जैसा देखता है तो वो नकल करता है, उसके समान नकल करके बोलेगा या नकल करके अनुक्रिया करेगा। जैसे कोई छोटा बच्चा है 2 से 6 तक आ रहा है, अगर वह देखता है अपने पिताजी को कुछ कार्य करते हुए तो वो भी वही कार्य करने की कोशिश करेगा और अपने माता को देखेगा वो कुछ कार्य को। तो इस 2 से 6 वर्ष की आयु में नकल की प्रवृत्ति होती है और इस पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है खिलौने की अवस्था या खिलौने का आयु, खिलौना आयु भी कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। फिर हम आते हैं उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था होती है 6 से 12 वर्ष की अवस्था को हम बोलेंगे उत्तर बाल्यावस्था। 6 से 12 वर्ष की आयु में बालक स्कूल स्टार्ट कर देता है। जैसे 6 वर्ष हुआ वो स्कूल, बच्चे का स्कूल स्टार्ट हो जाता है। जैसे स्कूल स्टार्ट हुआ, बच्चा समूह में रहना, समूह में खेलना स्टार्ट करेगा, कोई भी काम ग्रुपिंग में करेगा, एक मतलब वो अपना ग्रुप बनाएगा, एक गैंग अपना ग्रुप में ही रहेगा। अपने ग्रुप में कुछ भी क्रिएटिव करना है, उसको कार्य करना है, खेलना है, कहीं जाना है, कुछ क्रिया करनी है तो वो ग्रुप में करना स्टार्ट करेगा इसमें। और एक सही बात होती है कि उत्तर बाल्यावस्था में बालक अपने इस अवस्था को हम एक मिथ्या अवस्था भी बोल सकते हैं, क्योंकि बालक अपने ही दुनिया में मग्न रहता है। उसको ये लगता है मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो चीज, दुनिया उसको पसंद करती है। जैसे मेरे पास अगर कोई पेन है, मेरे को ये चीज पसंद है तो पूरी दुनिया को वो चीज पसंद है, जितनी दुनिया के पास वो पेन है।
जिस चीज को मैं इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ उस चीज को पूरी दुनिया इम्पोर्टेंस देती है। तो उसमें एक टाइप का मिथ्या परिपक्वता, वो अपने ही दुनिया में क्या रहता है, मगन रहता है। उत्तर बाल्यावस्था जो कि 6 से 12 वर्ष की आयु तक होती है। फिर हम आते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था की आयु होती है 12 से 18 वर्ष। लेकिन WOH मानता है, W 10 से 19 वर्ष की आयु को किशोरावस्था बोल रहा है। किशोरावस्था 10 से 19 वर्ष की आयु WHO बोलता है। लेकिन 12 से 18 वर्ष की आयु किशोरावस्था कहलाती है। किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस अवस्था, इस आयु में बालक का मन स्थिर नहीं होता, वह स्थिरता से किसी निर्णय में पहुंच नहीं पाता, अस्थिरता होती है। अपने हमेशा अपने सहयोगियों, साथियों को ही वो क्या कहेगा, साथियों पर विश्वास अधिक करेगा, ट्रस्ट अधिक करेगा। फ्रेंड्स है तो उसमें अपने फ्रेंड्स के प्रति अधिक क्या होती है, प्राथमिकता अधिक देगा। वो अपने फ्रेंड्स को, फ्रेंड सर्कल में रहेगा, फ्रेंड्स को अपना सबसे हितैषी मानेगा कि मेरा फ्रेंड है, मेरे लिए सब कुछ करेगा, मेरा फ्रेंड है जो मेरे लिए सही सोचेगा। अगर आप उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसके बड़े, तो वो उसके लिए क्या हो जाते हैं, उसके अगेंस्ट हो जाते हैं, वो उसको विरोधी मानते हैं अपने। किशोरावस्था उसको तनाव और तूफान की अवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो हर एक चीज में अपना सामंजस्य, हर एक विचारों को अपने विचार से सामंजस्य करने के लिए करने में थोड़ा असक्षम होगा किशोरावस्था में, इसलिए उसको तनाव और तूफान की अवस्था कहा जाता है। तनाव और तूफान की अवस्था, किशोरावस्था को किसने कहा है, स्टैनले हॉल ने तनाव और तूफान की अवस्था कहा है। तूफान की अवस्था, तूफान की अवस्था स्टैनले हॉल। किशोरावस्था को स्टैनले हॉल ने कहा है तनाव और तूफान की अवस्था, क्योंकि बड़ा एज जो बोल रहे हैं उसके ये एज ही ऐसा होता है, उसमें कई परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ उसके मानसिक भी, मेंटेलिटी में भी परिवर्तन आने लगते हैं। अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन, ये सारी क्रियाएं किशोरावस्था के अंतर्गत आती है। और स्थिरता, किसी भी चीज को स्थिरता, किसी डिसीजन पर पहुंचना है जैसे उसको, तो वो अस्थिर रहेगा। जैसे वो किसी भी कार्य को करने के लिए अगर डिसाइड कर रहा है कि हाँ मैं ये कार्य करूंगा, अगर उसका मित्र है जिसको वो परम अपना कैसी मान रहा है, अगर उसने कुछ करेक्शन बोल दिया कि नहीं तेरे को ये कार्य नहीं करना चाहिए या इसके बदले ये कार्य कर, या कुछ खरीदना है, तो जैसे कि आजकल के बच्चे हैं बाइक ले रहे हैं, मोबाइल्स ले रहे हैं, और अभी तो इंटरनेट का जमाना इतना है कि बिना मोबाइल से किसी बच्चे का वर्क हो ही नहीं रहा है। पढ़ना है, पढ़ाई से रिलेटेड हो चाहे किसी चीज से रिलेटेड हो, तो उसका अगर फ्रेंड सर्कल में अगर बच्चा किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष की आयु के अंतर्गत आ रहा है, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। तो हम बोल रहे थे कि किशोरावस्था जो हेलो, हेलो ब्लैक बोर्ड में जो हेलो नंबरिंग की है वो दिख नहीं रहा है, नोट डाउन करते नहीं बन रहा है। अच्छा हाँ, ये नहीं बन रहा है, बहुत चमक रहा है ब्लैक बोर्ड, कुछ भी नहीं दिख रहा है। हाँ अच्छा सर, तो मैम वो सामने बंद कर दीजिए, फिर आ जाएगा। हाँ हाँ लाइट को बंद कर दीजिए, लाइट के कारण ही चमकता है वहाँ पे। ठीक है, अभी आपको दिखाई देने लगेगा ये। अभी मैं पढ़ा रही हूँ, वो आपको समझ आ रहा है कि नहीं, कि जैसे कल आपको कहीं कहीं पर करेक्शन हुआ होगा कि मैम ये डबल रिपीट कर रही हो या समझ नहीं आ रहा है। आज अच्छा लग रहा है मैम। आज ठीक लगा? जहाँ पर आपको करेक्शन लगेगा तो आप पूछ लीजिएगा। दिखाई दे रहा है आप सभी को? जी, अब दिख रहा है। हाँ,
ये आप कई जगह पर देखेंगे, जैसे कि गर्भावस्था, तो कहीं पर गर्भावस्था दिया रहता है, कहीं पर नहीं दिया रहता है। जैसे शैशवावस्था, डायरेक्ट हम शैशवावस्था है, बाल्यावस्था, ये दोनों को मिलाकर बाल्यावस्था बना दिया जाता है। इसको पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था दोनों मिलकर बाल्यावस्था है, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। फिर यहाँ पर क्या है और आगे क्या आ सकता है प्रौढ़ावस्था के बाद, ये हम देखेंगे। तो अभी हम बात कर रहे थे किशोरावस्था। तो स्टैनले हॉल ने कहा है तनाव और तूफान की अवस्था, क्योंकि इस टाइम पे, इस पीरियड पे जो बच्चा होता है, बच्चे की जो मेंटालिटी होती है, वो यही सोचेगा किसी भी डिसीजन को लेकर। पहले वो सोचेगा कि हाँ मैं ये मोबाइल, ये सेल खरीदूंगा या फिर ये बाइक खरीदूंगा, ऐसा उसका निर्णय है। लेकिन अगर कोई उसका फ्रेंड है, वो बोलता है नहीं ये मोबाइल या ये बाइक ज्यादा बेटर है, इससे बेटर ये चीज है, तो वो अस्थिर रहेगा उसका विचार। वो डिसीजन तो लिया है, लेकिन उसके डिसीजन में फिर से वो चेंज कर देगा, नहीं मेरा फ्रेंड ये बोल रहा है तो मैं ये लूंगा। तो इसीलिए इसमें विचारों की अस्थिरता होती है किशोरावस्था। प्रौढ़ावस्था में हम देखते हैं यहाँ तक हुआ ये 12 से 18 वर्ष, लेकिन WHO मानता है 10 से 19 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था होगी। अब देखते हैं हम प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था होगी 18 वर्ष से ऊपर की आयु, 18 वर्ष से ऊपर। अब प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था में क्या था कि वो कुछ डिसीजन है नहीं ले पा रहा है, अस्थिरता है, तनाव और तूफान का ये एज है, ये हमने किशोरावस्था से जाना। अब हम देखते हैं प्रौढ़ावस्था। जब किशोरावस्था के बाद बालक प्रौढ़ावस्था में जाता है, तो उसके ऊपर कुछ उत्तरदायित्व का भार आ जाता है। बहुत वो आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करेगा, आत्मनिर्भर होगा। उसको बहुत सारे कुछ कार्य करने हैं अपने फैमिली के, मतलब पारिवारिक रूप से वह हो जाता, पारिवारिक प्रौढ़ावस्था में उसे मैच्योरिटी, जैसे किशोरावस्था में वो कल्पना की दुनिया में रहेगा, मैं ये करूंगा, मैं मतलब वो मैं की दुनिया में रहेगा, मेरा ये, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा नहीं सोचूंगा इस दुनिया में। मतलब वो किशोरावस्था में रहेगा तो एक कल्पना की दुनिया में रहेगा, कल्पना के रूप में। उसको वास्तविक जो जिंदगी है, वास्तविक जो दुनिया है, उससे उसकी सोच परे रहेगी, वो अपनी ही दुनिया में। जैसे मैं बाल्यावस्था में भी बोली थी, 8 से 12 वर्ष की अवस्था को क्या बोली थी मैं, मिथ्या जगत, एक वर्ड बोली थी मैं यहाँ पर, मिथ्या जगत या फिर मिथ्या परिपक्वता, ऐसा भी हम बोल सकते हैं उत्तर बाल्यावस्था को। तो इस अवस्था में बालक क्या था, अपनी दुनिया में मगन था। वो किस रूप में मगन था कि हाँ मेरे पास ये चीज है, वो सबके पास होगी, इस टाइप से वो अपनी एक दुनिया बसा लेता है। ऐसा ही किशोरावस्था में है। किशोरावस्था में भी क्या है, वो कल्पना की दुनिया, ख्यालों की दुनिया, सपनों की दुनिया में वो मग्न रहता है। ऐसा ही प्रौढ़ावस्था में अगर हम देखें, तो प्रौढ़ावस्था में जब वो पैर रखता है, प्रौढ़ावस्था में जैसे ही वो प्रवेश करेगा, वो सच्चाई से, मतलब कि वास्तविक जीवन से वो फेस करता है, वास्तविक जीवन को समझने लगता है, अपने उत्तरदायित्वों को समझने लगता है और आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर होता है। जैसे आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिला रहे हैं बच्चे, तो उसकी तरफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिला रहे हैं, कोई कुछ जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए तो फोकस कर ही रहा है, लेकिन हमको हाँ कुछ करना है अपने लिए, नहीं हमको पेरेंट्स से अब हमेशा पैसा मांगना हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हम अपना खर्च खुद वहन करें। तो इस टाइप का अपने ऊपर वो आत्मनिर्भर बनना चाहता है। उसके राखी जैसे कि राखी में बहन राखी बांध रही है, तो हमको उसको कुछ गिफ्ट देना है, तो हम क्या करते थे, हाँ पापा जी तो देंगे, या फिर अपनी पॉकेट मनी बचा लेते थे, ये काम करते थे। लेकिन जैसे हम बड़े होते जाते हैं, क्या होता है कि नहीं मेरे को भी कुछ करना चाहिए, मैं अपने से अपनी सिस्टर को पूछ दूंगा, या कोई किसी की बहन है तो मेरा भाई है तो मैं भी ऐसा करना चाहिए, अपना खर्चा खुद मैं वहन करूँ, किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े। जितने भी मेरा कार्य है, मैं स्टडी भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मैं अपने सेल्फ से करूँ, किसी के लिए मेरे को किसी के ऊपर डिपेंड रहना ना पड़े, आत्मनिर्भर रहूँ मैं, ये सोचता है। उसको गवर्नमेंट जॉब है तो जॉब की तैयारी करने लगेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करता है। वो वास्तविक जीवन से परिचित प्रौढ़ावस्था में होगा।
थोड़ा 2 मिनट रुकिए। किशोरावस्था का, हाँ, प्रौढ़ावस्था को हम बोल सकते हैं वास्तविक जीवन क्या करना, वास्तविक जीवन में प्रवेश करना या वास्तविक जीवन समझना, आत्मनिर्भर बनना। आत्मनिर्भर बनना 6वां हुआ। 7वां वृद्धावस्था। यहाँ पर हम विकास की अवस्थाएं देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे गर्भावस्था है ना, गर्भावस्था गर्भ में है, 9 माह है गर्भावस्था। गर्भ से लेकर, गर्भ है बच्चे का जन्म हुआ, शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष की आयु। फिर है पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था जो बाल्यावस्था के अंतर्गत आया। इसमें बच्चे स्कूल में प्रवेश करेगा, ग्रुपिंग बनाएगा, एक गैंग रहेगा, ग्रुप में कोई एक्टिविटी करेगा, कार्य करेगा, बाल्यावस्था। किशोरावस्था में है जिसमें उसको फिजिकल चेंजेस है ना, शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, ये सारी चीजें इसमें होगी किशोरावस्था में। फिर वो कल्पना की दुनिया में रहेगा किशोरावस्था में। अब वो वास्तविक जगत में प्रवेश करता है, आत्मनिर्भर बनेगा प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था के बाद की अवस्था होती है अवस्था। सभी के घरों में होंगे वृद्धजन होंगे, जो वृद्धावस्था बोलते ऐसे ही वृद्ध हो जाता है मनुष्य, फिर से वो क्या हो जाता है, बच्चा बन जाता है, फिर से वो बाल्यावस्था में चला जाता है। तो उसको फिर से प्यार, स्नेह, ममता, इससे उसको क्या करना पड़ता है, संभालना पड़ता है। देखो बच्चा रहता है, बालक है, तो अगर वो जिद्दी कर रहा है तो हमको उसको प्यार से मनाना होता है। वैसे ही वृद्धावस्था, जैसे इंसान वृद्ध हो जाता है तो वो फिर से क्या बन जाएगा, बच्चा बन जाता है। तो वृद्धावस्था में भी हम क्या करेंगे, संवेदना भाव, इसके ही साथ हमको किसी भी वृद्ध जन को प्यार से समझाना पड़ेगा। जैसे कि बच्चे हैं, विचार होते हैं, नए पीढ़ी की नए विचार, पुराने पीढ़ी की पुराने विचार। तो कुछ पुराने विचार नई पीढ़ी है वो क्या कर पाती, एक्सेप्ट नहीं कर पाती। नई पीढ़ी क्या है, वृद्धावस्था में वृद्ध है तो उनके भी विचार अपने अलग होंगे कि ये काम नहीं, कि ये काम ऐसा काम नहीं। तो वो युवा पीढ़ी के साथ उनके विचार का क्या होता है, तालमेल नहीं बैठता है, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, चिड़चिड़ाने लगते हैं। तो वृद्धावस्था में इसमें संवेदना है, संवेदना जिस प्रकार हम बाल्यावस्था एक बालक को ट्रीट करते हैं उसी प्रकार हम वृद्धावस्था में वृद्ध को ट्रीट करना है। उसको स्नेह की, प्यार की आवश्यकता वृद्धावस्था में होती है। और इस अवस्था में अधिकतर हम देखते हैं शारीरिक कंडीशन है, उसमें कुछ परिवर्तन आने लगता है, शरीर क्या है वीक होने लगता है, रोग का संक्रमण होता है। अगर किसी भी वृद्ध को प्यार, स्नेह, ममता ना मिले तो उनकी मृत्यु आकस्मिक हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसका शरीर है वो बीमारियों से ग्रस्त होने लगेगा, क्योंकि एक एज के बाद हो तो ये कंडीशन आता है। ये अवस्थाएं अलग अलग जो है गर्भ से लेकर होने तक, इसी को बोला जाता है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया।
नेक्स्ट हम देखेंगे विकास के सिद्धांत कि विकास के बहुत सारे सिद्धांत है, मैं एक एक करके बताती हूँ। पहला है निरंतरता का सिद्धांत। बहुत सारे सिद्धांत है इसमें, एक एक करके मैं डिस्कस कर जाऊंगा। पहला बोल रहा है कि निरंतरता का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत। ये सिद्धांत ये बोल रहा है कि विकास कभी ना रुकने वाली क्रिया, कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। रुकने वाली क्रिया प्रक्रिया। विकास के सिद्धांत में पहला है निरंतरता का सिद्धांत, जो कभी नहीं रुकती है। कभी ये हम विकास देखते हैं, कभी हमको ज्यादा दिखाई देता है कि किसी बच्चे का विकास अच्छे से हो रहा है। जब शारीरिक विकास तेजी से हो रहा है, मानसिक विकास भी तेज, कल में बताई थी कि शारीरिक विकास जैसे कि उसकी शारीरिक संरचना बढ़ रही है, कोई जरूरी नहीं है कि उसका मानसिक विकास भी तेजी से हो रहा है। क्योंकि कई बार ऐसे होता है बच्चा शरीर से तो बढ़ जाता है लेकिन बुद्धि से बच्चा ही रहता है। तो यहाँ पर ये पहला है निरंतरता का सिद्धांत, ये कभी ना रुकने वाला सिद्धांत है। हम लाइफ टाइम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, हमारा विकास होते ही रहता है। हमको कभी कुछ चीजें पता नहीं है, कोई बताता है तो हमको हाँ पता चल गया, हमारा विकास हुआ वहां पर। हमको अगर कुछ चीजें हैं, मोबाइल में कुछ करने नहीं आ रहा है, कंप्यूटर चलाने नहीं आ रहा है, हम कंप्यूटर सीखने जा रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, तो ये भी हमारा एक टाइप का विकास है। तो ये चल रहा है। हम 11th-12th कर लिए, कॉलेज कर लिया, हमने कंप्यूटर नहीं सीखा, हमने कभी कंप्यूटर चलाया ही नहीं है। हम जाते हैं, ट्यूशन कर रहे हैं, कोचिंग क्लासेस कर रहे हैं, कंप्यूटर क्लासेस कर रहे हैं, हम एक टाइम पे कंप्यूटर चलाना सीख जाते हैं हम। तो यहाँ पर विकास की प्रक्रिया है। कंप्यूटर चलाना सीख गया। कंप्यूटर में भी अलग अलग कोर्सेस होते हैं। आप बेसिक कंप्यूटर सीख रहे हो, उसमें सब्जेक्ट है, स्टेनो कर रहे हो या टेली कर रहे हो, आपको वो भी करना नहीं आ रहा है, आप फिर उसकी क्लास ले रहे हैं, आपका विकास हुआ, आपने स्टेनो कर लिया, कोर्स किए, तो आप जो भी कोर्स करते जा रहे हैं वो विकास की प्रक्रिया निरंतर बढ़ते जा रही है। तो ये कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है इस रूप में। तो ये निरंतरता का सिद्धांत हुआ पहला। दूसरा हम देखते हैं एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत क्या होता है? एकीकरण का सिद्धांत हमको बताता है कि बच्चे का जब जन्म होता है तो सबसे पहले आप देखे होंगे बच्चे सबसे पहले अपना सिर हिलाते हैं, हाथ पैर कुछ क्रिएटिविटी नहीं करेंगे, सिर पहले हिलाते हैं, इधर देखेगा बच्चा, इधर देखेगा, इधर देखेगा, ये काम पहले करता है। फिर धीरे धीरे बच्चा बढ़ने लगता है, अपने पूरे हाथ को हिलाना स्टार्ट करता है। ऐसा नहीं पहले उंगली को हिलाएगा, कुछ चीज को पकड़ेगा, पूरे हाथ को क्या करेगा, हिलाएगा, कुछ चीज को पकड़ने की कोशिश करेगा। फिर वो धीरे धीरे क्या है, दूध का बॉटल जैसे कि उसको दे रहे हैं, हम छोटा सा बच्चा है उसको दूध का बॉटल देंगे, पकड़ के पिएगा, नहीं पिएगा वो, तो क्या करते हैं वो धीरे धीरे उसकी मम्मी उसको पकड़ाएगी तो वो पकड़ना सीखेगा। सबसे पहले वो पूरे हाथ को हिलाता है, वो सिर्फ यहाँ पाम या फिर हथेली को हिलाएगा क्या, नहीं, सबसे पहले वो सबसे सिर को ऐसे घुमाकर देखेगा, फिर वो पूरे हाथ को हिलाना सीखेगा, फिर क्या उसके पंजे में कैसे पकड़ना है किसी चीज को ये सीखेगा, उंगलियां हैं उंगलियों से काम कैसे करना है ये सीखेगा वो। तो धीरे धीरे फिर वो क्या करेगा, पूरे हाथ के द्वारा, उंगलियों के द्वारा किसी कार्य को कैसे किया जाता है एक साथ वो सीख लेगा। अगर मेरे को किसी चीज को पकड़ना है, जैसे रोटी खानी है, हम लोग को खाना खाना है, हम क्या खाना ऐसे ऐसे खाते हैं, नहीं, हम खाना इस रूप में खाएंगे। तो हमको पता है पेन से हम लिख रहे हैं, चौक जैसे कि मैं पकड़ी हूँ, तो यहाँ पर देखिए 3 उंगलियों का इस्तेमाल हो रहा है। एकीकरण हुआ। कैसे एकीकरण हुआ,
मेरे को पता है, मेरे को चौक पकड़ना है, मेरे को हाथ यूज करना है, पूरे हाथ को हिलाना स्टार्ट किया क्या? नहीं। तो ये एकीकरण है, एकीकरण। हम धीरे धीरे देखेंगे अलग अलग सिद्धांत है इसमें कि तीर का विकास कैसे हो रहा है, ये देखिए। तो एकीकरण के सिद्धांत में किसी भी शरीर के अलग अलग अंगों का एक साथ प्रयोग एक समय में कैसे करते हैं, वो एकीकरण का सिद्धांत होता है। जैसे मैंने इस हाथ के द्वारा इस चौक को पकड़ा है, 3 उंगलियों से पकड़ा है और इसके द्वारा मैं लिख रही हूँ। तो ये है विकास के एकीकरण का सिद्धांत। थर्ड आता है सामान्य से विशिष्टता की। सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य से विशिष्ट की ओर, इसको हम देखते हैं। सामान्य कोई भी क्रियाएं हैं, सामान्य क्रियाएं, सामान्य देखेंगे अगर आप बच्चे, छोटे बच्चे को अगर हम सामान्य क्रियाएं को अगर हम उसका देखें, उसको अगर आप कलर पेन दे दोगे और बोलोगे कि कोई डायग्राम बताओ बेटा, या फिर छोटा बच्चा है आप उसको रंगोली नहीं देते होगे, अगर आप रंगोली बना रहे हो तो उसको रंगोली से दूर, बेटा अभी दूर हटो, तो वो क्या करेगा? अगर आप उसको कलर पेंसिल दे दोगे या रंगोली दे दोगे तो वो कलर पेन से ऐसा कुछ बनाएगा। ये सामान्य प्रक्रिया। क्यों? वो कलर, वो जान रहा है कि ये कलर पेन को मैं कहीं पर चलाऊंगा तो ये कुछ ना कुछ आकृतियां वहां पर बनेगी, ये वो जान रहा है। रंगोली दे दोगे आप उसको, रंगोली को बिखेरना स्टार्ट कर देगा बच्चा की रंगोली ऐसे डालते हैं घर में, वो बड़े को देख कर सीखेगा। हमने नकल की अवस्था किसको बोले थे हम? बताइए अभी, नकल की अवस्था हमने कौन सी अवस्था को बोले थे? बताइए। पूर्व बाल्यावस्था को। पूर्व बाल्यावस्था को हम नकल की अवस्था। तो बच्चा वहां से नकल करना सीख लिया कि रंगोली बनाते हैं तो रंगोली में कलर कैसे डालते हैं, वो ऐसे ही रंगोली फेंकना स्टार्ट करेगा। तो ये है सामान्य क्रिया। आप सामान्य से बच्चा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसको कोई आकृति, कोई डायग्राम बनाना, अब आप बच्चे को बनाना सिखा रहे हो, जैसे जैसे बढ़ते जाता है बच्चे को पता चल जाएगा ये सर्कल है, वृत्त है, ये ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है। अगर उसको कुछ फ्लावर बनाना है, फ्लावर बनाओ बेटा, ये फ्लावर बनाना, वो ऐसा स्टार्ट करेगा, सीख जाएगा वो। तो ये सामान्य क्या था? उसने सबसे पहले पेन चलाना सीखा, ये करना सीखा कि पेन ऐसे करने पर चलता है। फिर वो ये आकृति, विशिष्टता, उसमें वो फ्लावर, अब वो और बड़ा होगा, उसमें विकास की प्रक्रिया और आगे बढ़ते जाएगी। तो वो एक अट्रैक्टिव पेंटिंग या रंगोली, उसका इंटरेस्ट जहां भी है, नृत्य, डांस करेगा। छोटे बच्चे डांस अगर कर रहे हैं तो कुछ भी इधर उधर करते हैं, मजा भी आता है देखने में, आनंद लगता है, मनोरंजन है टाइप का। फिर वो बच्चा जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, स्टेप्स, डांस के अलग अलग टाइप्स हैं, तो वो करना स्टार्ट कर देगा। तो ये है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर, विशिष्ट क्रिया का विकास, क्रिया का विकास, सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत, इसमें गैसल नामक एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने इस सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत ये कहता है कि विकास की प्रक्रिया सभी बच्चों में एक समान होगी क्या? एक समान सभी बच्चों में विकास की प्रक्रिया देखने को हमको नहीं मिलती। कोई बच्चा जल्दी बोलना सीखता है, कोई बच्चा थोड़े लेट से बोलना सीखता है, कोई बच्चा चलना जल्दी सीख जाएगा, कोई बच्चा थोड़े लेट से चलना स्टार्ट करता है। तो गैसल नामक जो मनोवैज्ञानिक है वो कहते हैं कि 2 मनुष्य हैं, 2 मानव, वे उनकी सभी क्रियाएं सभी तरीके से वो समान होंगे क्या? नहीं होते। लेकिन विकास की प्रक्रिया एक बच्चे में और दूसरे बच्चे में कुछ है, जो सामान्य बच्चे, 2 सामान्य बच्चे, उसमें विकास की प्रक्रिया हमको सामान्य रूप से देखने को मिलेगी।
क्योंकि आप क्लास 1 में अगर जाते हैं, पहली क्लास के बच्चों में देखेंगे या छठवीं क्लास के बच्चों में देखेंगे, सामान्यतः जो एकदम ही मंद बुद्धि या एकदम ही पिछड़े हुए नहीं है, एकदम ही आगे नहीं है, तो उसमें आपको देखने को ये मिलेगा कि सभी बच्चे 1 से 10 तक की गिनती बोल पा रहे हैं या 1 से 10 तक का पहाड़ा बोल पा रहे हैं, ये आप देखेंगे। तो ये बोलते हैं, गैसल बोलते हैं कि 2 मनुष्य पूर्ण रूप से एक समान नहीं हो पाते, लेकिन 2 बच्चों में विकास हमको सामान्य रूप से समान दिखाई देता है। ये समान प्रतिमान का सिद्धांत है और इनके इस मत को हरलॉक है वो स्वीकार करते हैं। और हरलॉक का भी यही कहना है कि 2 व्यक्ति पूर्णतः रूप से समान नहीं होते, लेकिन 2 बच्चों में, जैसे हम एक पूरी क्लास को लेते हैं, मैथ्स वाला टीचर उसको बता रहे हैं कि बेटा 1 से 10 तक की गिनती ये है या 1 से 10 तक का पहाड़ा ये है। जो बच्चा थोड़ा एक्टिव हो से कर रहे हैं, अधिकतर बच्चे आप देखेंगे कि सबको याद रहेगा। तो ये विकास किसी ना किसी में क्या है, समान दिखाई दिया, तो इसी को हम समान प्रतिमान का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, समान प्रतिमान का सिद्धांत हुआ, सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत हुआ, एकीकरण और निरंतरता का सिद्धांत हुआ। दिशा विकास लंबवत, विकास की क्रिया लंबवत ना होकर क्या होती है, वर्तुलाकार। विकास लंबवत ना होकर, लंबवत है, ये देखिए ये लंबवत है विकास की प्रक्रिया। बच्चा छोटा है, नहीं सीख रहा है, उसका विकास हो रहा है, उसका विकास हो रहा है, ये लंबवत हुआ। तो बोला जा रहा है, ये सिद्धांत बोल रहा है विकास लंबवत नहीं होती है, वर्तुलाकार होती है, वर्तुलाकार। क्यों होती है उसको हम देखते हैं। विकास अगर लंबवत होती तो बच्चा जो सीख रहा है उसको छोड़ते जाता, या फिर मैंने इस चीज को सीख लिया है आगे बढ़ता जाता। जैसे कि अभी हम बताए कि रंगोली डालना है या डांस करना सीख गया, वो जैसे ही इधर उधर मटक रहा है, अपने बॉडी को हिला रहा है या रंगोली बना लिया है, रंगोली कुछ भी बच्चा ऐसे रंगोली बिखेर रहा है, उसने तो रंगोली बिखेरना सीख लिया है, तो क्या उसको रंगोली बनाना आ गया। या फिर छोटा बच्चा है वो डांस कर रहा है, अपनी बॉडी को हिला रहा है, तो उसको डांस करना आ गया, नो। वो क्या करता है, धीरे धीरे एक एक स्टेप सीखेगा। वो डांस तो उसको डांस कहते हैं, रंगोली बिखेरना, रंगोली बनाना होता है, ये चीज बच्चे में होगा। या फिर पेन पकड़ेगा, पेन और कॉपी में रखेगा, इसको लिखना बोलते हैं। लंबवत हुई क्रिया, उसको पता है, लेकिन मतलब काम लिखना है, वो ये काम करेगा। आज घुमाएगा हमको। अगर किसी बच्चे को आता रहा है तो वो क्या बताएंगे, पहले ये क्या बनाते हैं बेटा, फिर दूसरा बनाते हैं, तब हम। मेरा आवाज क्लियर नहीं आ रहा है? यस मैम, इस वाले टॉपिक को फिर से रिपीट करिए ना, 5th टॉपिक को। विकास लंबवत ना होकर वर्तुलाकार, अभी तो इसी में कंटिन्यू हूँ, अभी और आगे नहीं बढ़ना, ठीक है। यस तो मैम। विकास की प्रक्रिया मैं यहाँ तक बताई थी। बेटा हम अगर जा रहे हैं, ये विकास यहाँ से हो गई, ये एक सीधी रेखा, ठीक है। लेकिन अगर लंबवत जा रही है, अभी मैं बताई कि बच्चा खेल रहा है, उसके दिमाग में रंगोली बना रही है, मम्मी बना रही है, भाई बना रही है, तो उसको हम रंगोली बनाना, मम्मी ऐसे बनाती है, तो वो क्या रंगोली बिखेरना कोई जिंदगी भर लाइफ टाइम के लिए फिर खेल जाएगा क्या, कि इसी को बोलते हैं रंगोली बनाना? नो। छोटा बच्चा है, डांस कर रहा है, हिलता डुलता है, वो सीख गया कि मेरे को डांस आता है, वो सीख जाएगा क्या? नो। वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, ये है पेन पकड़ा उसने, कॉपी पर यूं किया, वो लिखना सीख गया? नहीं, वो केवल पेन और कॉपी को पकड़कर ये सीख गया, उसके दिमाग में ये बैठ गया कि पेन और कॉपी पकड़कर लिखा जाता है, लिखना पढ़ना सिखा जाता है, लिखा जाएगा, ये समझ में आ रहा है उसका। लेकिन उसको शब्द लिखना है, तो सबसे पहले छोटे बच्चे को हम क्या सिखाते हैं? अनार का। तो हम ये बोलेंगे बेटा ये चूल्हा बनाओ, फिर ये, तो ये है अनार का अ। अब उसको अनार के आ से हम क्या लिखाते हैं? अनार के अ, तो ये अनार,
अब वो लिखना सिखाएंगे हम उसको। ये तो यहाँ वो रिपीट किया, यहाँ से हुआ ना, विकास लंबवत ना होकर वर्तुलाकार, मतलब वो पुनः पीछे जाकर उस चीज को सोचता है। उसके माइंड में है कि इसको लिखना बोलते हैं तो इस प्रकार का लिखा जाएगा, उसके माइंड में है रंगोली बिखेरना, रंगोली बनाना कहलाएगा, तो उसको शेप आकृति देना स्टार्ट करेगा, तितली बनाएगा, जो उसको बनाना है वो बनाएगा। वैसे ही डांस, अभी हम बताइए कि वो बॉडी को हिला रहा है, उसको ये तो पता चलेगा कि बॉडी को हिलाना डांस बोलते हैं, लेकिन वो स्टेप सीखा क्या? नो। अगर वो बड़ा हुआ, जैसे डांसर्स हैं, स्टेप आजकल भरतनाट्यम है या हिप हॉप है, दुनिया भर का डांस होता है, तो सभी की क्लासेस होती है। बच्चा हिल रहा है तो वो लाइफ टाइम वैसे ही हिल कर डांस करेगा, उसको डांस बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। तो ये है विकास लंबवत ना होकर वर्तुलाकार, मतलब वो यहाँ पर उसको पता है कि इस चीज को डांस बोला जाता है, लेकिन उसको शार्पली और सुधारेगा वो चीज, तो ये है वर्तुलाकार होता है। क्लियर है यहाँ तक 5 पॉइंट? यस मैम। अब हम छठवां पॉइंट देखते हैं इसमें, परस्पर संबंध का पाठ्य। छठवां, संबंध का सिद्धांत। संबंध का सिद्धांत में हम देखते हैं विकास की प्रक्रिया। मैं कल ही बताई थी कि एक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है विकास की क्रिया में, है ना, कल ही बताए थे। तो यहाँ पर संबंध, जो हम विकास इंट्रोडक्शन में जब हम एक अवस्था का प्रभाव दूसरी, तो ये वही कह रहा है या कुछ चीजें में वो नहीं करना आएगा। जैसे कि अभी हम पढ़ रहे थे, ये पढ़ रहा है बच्चा, यहाँ पर सिर्फ वो अनार, अ से अनार होता है ये बोलना सीखा, ठीक है। अब वो बच्चा फिर से बड़ा होगा, संबंध का सिद्धांत, वो उसने तो ये जान लिया कि अ से अनार होता है, अब उससे वो वाक्य का बनाना सीखेगा। तो एक स्टेप है, एक स्टेप क्या हुआ कि वो अ से अनार सीखा, अब इसी अनार से वो वाक्य का निर्माण करेगा। एक अनार 100 बीमार, मुहावरा है, तो वहां से वो सेंटेंस बनाना सीखा। तो एक अवस्था दूसरी अवस्था से संबंधित होती है, ये इस सिद्धांत को शो कर रहा है कि एक अवस्था दूसरे अवस्था से संबंधित होती है। जैसे विकास के लंबवत ना होकर वर्तुलाकार में हम देखें, उसको पता है कि वो ये चीज है, लेकिन उसमें क्या कर रहे हैं वो और सक्षमता, रंगोली बिखेरना ही रंगोली नहीं सेव देगा। तो वैसे ही संबंध, जिसका संबंध वाक्य से निर्मित है, शब्द बनाना तो वो सीख गया, एक अवस्था में वो शब्द बनाना, शब्द क्या है वो सीख जाता है, दूसरी अवस्था में वो वाक्य बनाना सीखेगा। तो इस प्रकार एक अवस्था दूसरी अवस्था से संबंधित होती है। दिशा पाठी, दिशा का सिद्धांत हम पढ़ेंगे। दिशा का सिद्धांत, तो बालक का विकास हो रहा है तो वो एक दिशा में, तो इसको हम बोलते हैं केंद्र से, केंद्र से परिधि की ओर विकास, विकास की दिशा के अंतर्गत किसी भी बालक का विकास सिर से पैर तक होता है। सिर से पैर तक, जब अभी हम पढ़े कि वो सिर हिलाना स्टार्ट करेगा, हाथ हिलाना स्टार्ट करेगा, छोटा बच्चा सबसे पहले वो क्या दूसरे के ऊपर आश्रित रहेगा, बेड पर ही लेटा रहता है, सोया रहता है, हाथ पैर हिलाते रहता है। फिर वो क्या करता है, कुछ महीने का होगा तो वो बैठना स्टार्ट करेगा, किसी के सहारे से बैठना स्टार्ट करेगा। धीरे धीरे वो क्या करेगा,
घिसटते हुए बैठ जाएगा। बैठना, जब वो फ्रीली बैठना स्टार्ट कर देगा तो क्या घिसटना स्टार्ट कर देगा। घिसटता है ना बच्चा, डायरेक्ट तुरंत तो खड़ा नहीं होता है, तो वो क्या हुआ, घिसटना स्टार्ट करेगा। फिर किसी के सहारा लेकर, किसी से सहारा लेकर वो खड़ा होना स्टार्ट करेगा। तो सबसे पहले उसने सिर हिलाया, फिर उसने हाथ हिलाया। अब हम एकीकरण में हम देखे थे, यहाँ पर विशिष्ट सामान्य और एकीकरण में भी हम देखे थे कि सबसे पहले वो सिर हिलाना सीख रहा है। बेड पे है, वो दूसरे पर आश्रित है, स्वयं सेल्फ से सारी चीजें नहीं कर रहा, सिर हिला रहा है। तब वो हाथ हिलाना स्टार्ट करता है, तब वो क्या करेगा, बैठना स्टार्ट करेगा, किसी से सहारे लेकर वो बैठेगा। बैठने के बाद वो घिसटना स्टार्ट करता है, जिसको मड़ियाना भी बोलते हैं। घिसटना स्टार्ट करेगा वो। घिसटने के बाद वो किसी का सहारा लेकर अपने पैरों से खड़े होना स्टार्ट करता है, फिर चलना, फिर दौड़ना। तो ये हुआ सिर से पैर तक, सिर से पैर तक का विकास, दिशा का सिद्धांत। सिर से पैर तक की जितने भी मानव, पूरे सभी मनुष्य हैं, उनका विकास सिर से पैर तक ही होता है, क्योंकि जैसे ही बच्चा पैदा हुआ वो खड़े होना या दौड़ना स्टार्ट नहीं करता। ये है दिशा का सिद्धांत। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी में, इसी में हम नेक्स्ट देखेंगे आठवां क्रम की एकरूपता। विकास क्रम की एकरूपता 9, व्यक्तिगत भिन्नता। यह है विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत। विकास क्रम की एकरूपता, फिर व्यक्तिगत भिन्नता का और विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। तो विकास क्रम की एकरूपता, विकास क्रम की एकरूपता में अभी मैं इसके पहले ही बताई थी कि दो व्यक्ति तो समान नहीं है, दोनों व्यक्ति में सारी चीजें समानता नहीं है, लेकिन दो बच्चे के विकास में समानता हमको दिखाई देती है। वो इस सिद्धांत पर भी लागू होता है कि विकास के क्रम में एकरूपता हमको दिखाई देती है। एक क्लास के सारे बच्चे तो एक साथ समान में नहीं होते, सभी को ये चीज आए, जो चीज टीचर ने पढ़ाया है एक साथ सभी बच्चे कैच करिए जरूरी नहीं है, लेकिन क्लास के किसी 2 बच्चे या 3 बच्चे जरूर एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं विकास के क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, मतलब विकास का क्रम एक समान के एज, मतलब समान है। जैसे बच्चों का एज 11 है, 11 साल के बच्चों को हम कुछ चीजें सिखा रहे हैं, 100 बच्चे बैठे हैं, 100 बच्चों में नहीं में अगर हम देखें, एकदम ही लोवेस्ट रेयर कंडीशन में भी अगर हम देखें तो 10 बच्चे तो जरूर उस चीज को एब्जॉर्ब करेंगे, कैच करेंगे। तो ये होता है विकास क्रम की एकरूपता। उस चीज को हमने बताया और बच्चे ने कैच किया। सारे बच्चे तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ बच्चे जरूर कैच किए। तो ये होता है, उस चीज को सीख के बच्चे एक ही समय पर एक साथ सीखे, उसी उम्र के उसी समय पर। तो ये हुआ एकरूपता। फिर हम देखते हैं व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। एक कक्षा में उपस्थित सारे बच्चे एक समान व्यक्तित्व के तो नहीं होते हैं। व्यक्तित्व हम पढ़ेंगे आगे। व्यक्तित्व है उसकी पर्सनैलिटी की, बच्चा भाव कैसे कर रहा है। कई बच्चे होते हैं चिड़चिड़े होते हैं, जिद्दी होते हैं, कुछ बच्चे शांत स्वभाव के होते हैं, थोड़ा धीरे से समझते हैं, आराम से समझेंगे, संतुष्टि होती है, कुछ बच्चे मस्ती करते रहते हैं। तो ये होता है उनका व्यक्तित्व। तो व्यक्तिगत भिन्नता,
यहाँ पर हम देखें कि कुछ बच्चे तो एक साथ सीख रहे हैं समान समय में, लेकिन व्यक्तिगत भिन्नता में हमको देखने को मिलता है कि उसमें से 100 बच्चे अगर बैठे हैं, उसमें से अगर मैं बोल दूं कि 10 बच्चे एक समान उसी समय पर उसी टीचर द्वारा बताए हुए, लेकिन अगर हम देखें बच्चों को देखें रेयर कंडीशन है, तो वो क्या करते हैं, कुछ बच्चे को आधा समझ में आ रहा है, कुछ बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया, कुछ बच्चे को पूरा समझ में आया। तो ये व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है कि एक कक्षा में उपस्थित सभी बच्चे को एक समय पर समान रूप से सभी चीजें समझ में आए, ये चीज संभव नहीं है। तो ये होता है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। नेक्स्ट हम देखते हैं विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। विकास की भविष्यवाणी, भविष्यवाणी करना कि आप ये करोगे, ऐसा ये करोगे, पुजारी पंडित ये सभी चीजें करते हैं कि भविष्यवाणी करें। तो विकास की भविष्यवाणी कैसे की जा सकती है? हम अनुमान तो लगा सकते हैं कि बच्चा ये बनेगा। अगर कोई बच्चा मैथ्स में अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छा दे रहा है, तो पेरेंट्स अधिकतर बोलते हैं, टीचर बोलते हैं बेटा मैथ्स लो, मैथ्स के थ्रू ही वो बच्चा अपना आगे करियर सेट करता है कि वो ये बनेगा, ये पढ़ाई करेगा, अपना माइंड सेटअप आगे करता है। ठीक है, तो ये हुआ विकास की भविष्यवाणी। 10th में कोई बच्चा साइंस में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर रहा है, साइंस में उसको ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, मार्क्स भी कम आ रहे हैं, मैथ्स में कम आ रहे हैं मार्क्स, तो हम उसको ये तो नहीं बोल सकते बेटा तू गणित ले, गणित में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। गणित तेरा वीक है तो उसको गणित में और क्या वो कर पाएगा? नहीं। अगर वो बच्चा गणित सॉल्व अच्छे से कर रहा है, सारे सब्जेक्ट में है, तो उसका हम भविष्यवाणी ये कर सकते हैं कि बच्चा अगर ये सब ले रहा है तो वो मैथ्स में आगे बढ़ सकता है। तो ये होता है विकास की भविष्यवाणी। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट कल की क्लास में।